हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी जो अरिहंत की ये सीरीज चल रही है, अरिहंत की सब्जेक्टिव वाली, इसमें आज एंशिएंट हिस्ट्री को मैं कंप्लीट करा दूंगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड से और उसके बियॉन्ड, जैसे कि गुप्त एज मिलेगा, हर्षवर्धन डायनेस्टी मिलेगा, ये तमाम चीज़ों को, संगम पीरियड मिलेगा, ये तमाम चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पे आज ही हमारा जो है एंशिएंट इंडिया जो है कवर हो जाएगा इस बुक से। इसके आगे जो है मिडिवल शुरू कर देंगे एंड सो ऑन, बहुत जल्दी बुक को कवर कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करेंगे हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी किताबों को कवर किया गया है, जैसे कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा हमने घटना चक्र की पिक्टोरियल कवर करी हुई है, हमने अरिहंत की वन लाइनर कवर करी हुई है 2500 वाली, कॉस्मोस की दोनों वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 कवर की हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक, जैसे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड हमने स्पीडी लगातार मंथ वाइज जो आता है अपडेटेड ईयरली वाला, मंथ में अपडेट होता है हर मंथ में, उसे हमने लगातार कवर किया हुआ है। हमने एडुटेरिया भी कवर किया हुआ है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग न्यू हैं, विजिट करते हैं इस चैनल पे, उनको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको क्या क्या कंटेंट यहाँ पे मिलता है। तो बहुत ही सारा कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, तो ज़रूर कंसीडर करें सब्सक्राइब करने का। So Mauryans were succeeded by many ruling dynasties from Central Asia in Northwest India। ठीक है, मौर्यंस को एक तो सबसे पहले सुंग डायनेस्टी के लोगों ने, पुष्यमित्र सुंग ने आखिरी जो राजा था बृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी और मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई। वहाँ पे सुंग डायनेस्टी की नींव पड़ गई। पहली बात तो ये। इसके अलावा मौर्यंस वेयर सक्सीडेड बाय मेनी रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड बाय नेटिव रूलर्स, जैसे कि सुंगा, कनवा, सातवाहना इन ईस्टर्न, सेंट्रल एंड डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। तो मौर्यन डायनेस्टी काफ़ी बड़ी थी ना दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में भी फैली थी। तो वहाँ के रीजन को किसने कैप्चर किया? यहाँ के रीजन को कैप्चर किया सेंट्रल एशिया के कुछ डायनेस्टीज आई और यहाँ पे रूल करने लग गई। इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न, सेंट्रल और डेक्कन रीजन था, वहाँ पे नेटिव रूलर्स ने कब्जा किया। जैसे ईस्टर्न में सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग ने कब्जा किया। फिर इसके अलावा कण्व भी यहाँ पे शासन किया। सातवाहनों ने डेक्कन रीजन, सेंट्रल इंडिया रीजन को शासन किया। ठीक है, मौर्यंस के बाद। अब हम बात करेंगे फॉरेन स्टेट्स के बारे में, जो कि मौर्यन पीरियड के बाद आके इंडिया में रूल किया था। उसमें आता है इंडो ग्रीक, द इंडो ग्रीक। सो ए सीरीज ऑफ इन्वेशन बिगेन इन अबाउट 200 BC। 200 BC के आसपास में, देखिए हम तो जानते हैं कि 185 BC में मौर्य डायनेस्टी खत्म ही हो गई थी, बट इससे पहले ही अराउंड 200 BC में ही, इसी के आसपास बहुत सारा इन्वेशन शुरू हो गया था फॉरेन स्टेट्स का हमारे मौर्यन एम्पायर के ऊपर। सो द मीक, जो उस समय वीक मौर्यन किंग थे, बृहदर था, आखिरी किंग था, वो वीक था। उसके अलावा भी मतलब अशोक के बाद जो राजा हुए वो वीक हो गए थे काफ़ी, मतलब उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था, इतनी ऑर्गेनाइजेशन करने की पावर नहीं थी, सोच की क्षमता नहीं थी। सो दे वर वीक मौर्यन किंग एंड देन दे फेल्ड टू रिस्ट्रिक्ट देम, जो फॉरेन इन्वेशन हो रहे थे। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वेयर द इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक की बताऊं एक फैक्ट यहाँ पे, तो इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है गोल्ड कॉइन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो इंडो ग्रीक ने रूल किया था बैक्टीरिया को, विच वॉज लाइंग साउथ ऑफ द ऑक्सस रिवर इन द एरिया कवर्ड बाई नॉर्थ अफगानिस्तान। वहाँ पे ये शासन करते थे, बट ये फर्दर नॉर्थ वेस्ट हमारे इंडिया की तरफ आने लग गए। दे ऑक्यूपाइड ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड मूव्ड अप टू द अयोध्या एंड पाटलिपुत्रा तक भी ये आ गए। ठीक है, पाटलिपुत्रा तक ये मूव करके आ गए। इनमें जो सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर था, उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर का जो पीरियड है, ये माना जाता है कि 165 से 145 BC तक का पीरियड ये शासन में रहा था। इसे मिलिंदा भी कहते हैं, और इसकी नागसेन करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क से इसकी
डिस्कशन हुई थी, जिस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया है मिलिंद पन्हो में। तो ये सवाल पूछा जाता है। खैर, ही हैड हिज कैपिटल एट सिकाला। सकाला जो है मॉडर्न डे सियालकोट को कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में पड़ता है सियालकोट। एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागसेन। नागसेना जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया था। मिनांडर एंड नागसेना कन्वर्सेशन जो हुआ था, दिस वाज रिकॉर्डेड इन द बुक मिलिंद पन्हो और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। तो हुआ क्या था कि मिलिंद ने, या फिर मिनांडर कह सकते हैं, मिलांडर को ही मिलिंद कहा जाता है, तो मिलिंद ने कुछ क्वेश्चंस किए थे धर्म से रिलेटेड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना से, और इसी कन्वर्सेशन को जो रिकॉर्ड किया गया उसे मिलिंद पन्हो यानी कि क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा कहते हैं। इंडो ग्रीक वेयर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन। सबसे पहले किसने गोल्ड कॉइन इंडिया में इशू किया, तो वो थे इंडो ग्रीक। और एक सवाल आता है कि सबसे लगातार मतलब कंसिस्टेंटली किसने इशू किया, प्योर किसने गोल्ड कॉइन इशू किया, तो वो कुषाण थे। ठीक है। खैर, अब आते हैं सकाज। द सकाज और स्केथियन भी इनको बोला जाता है, सकाज और स्केथियन भी बोला जाता है। ठीक है। और ये एडी फर्स्ट से लेकर 4th सेंचुरी तक इंडिया में इन्होंने शासन किया। सो द ग्रीक्स वेयर फॉलोड बाई सका, उसी रीजन में, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। एंड देयर वेर 5 ब्रांचेज ऑफ सकाज रूलिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि उस समय पंजाब का पार्ट था, मथुरा, उज्जैन, वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन। ये इनकी 5 ब्रांच थी हमारे एरिया में। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस समय, उसमें ये 5 ब्रांच बना के रूल करते थे। वो ब्रांच नंबर 1 था अफगानिस्तान वाला, जो कि पंजाब प्रोविंस में उस समय पड़ता था, पाकिस्तान वाले में। दूसरा था मथुरा, जो कि आज भी हमारा मथुरा वैसे ही है। तीसरा उज्जैन है। चौथा है वेस्टर्न इंडिया, और 5वां था डेक्कन। सो ए किंग ऑफ उज्जैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य, ये सक से ही बिलोंग करता था। दिस विक्रमादित्य डिफीटेड द सकास। ठीक है। सको को हराया था, बिलोंग नहीं करता था। ठीक है। ए किंग ऑफ उज्जैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य डिफीटेड सकाज एंड एरा कॉल्ड द विक्रम संवत। इसी के बाद विक्रम संवत हराने के बाद सको को ये विक्रम संवत शुरू किया था इन्होंने। दिस इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द सका। ये 57 BC से माना जाता है, 57 BC से माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है विक्रम संवत, पूछे तो 57 BC आप लगाओगे। ये 57 BC में हराया था, बट 58 BC से ये माना जाता है। ठीक है। तो 58 BC अगर पूछा जाए कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 58 BC से। सो द मोस्ट फेमस शक रूलर इन इंडिया वाज रुद्रदमन। इसका जो है एक अभिलेख भी है रुद्रदमन का, वो काफ़ी फेमस है, गुजरात में है। खैर, उसको आगे देखेंगे। सो द मोस्ट फेमस शक रूलर जो था इंडिया में, वो था रुद्रदमन, जिसने शासन किया 130 AD से लेकर 150 AD तक इंडिया में शासन किया। अदर इम्पॉर्टेंट शक रूलर्स जो हुए इंडिया के, वो उसमें नहपाना था, नहपाना। इसके अलावा उसावा देवा था, नहपाना था, उसावा देवा था। इसके अलावा चस्ताना था और घमातिका था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अदर इम्पॉर्टेंट शक रूलर हुए इंडिया में। इनका नाम एक बार और बता देता हूँ। नहपाना, उसव देवा, चस्ताना और घमातिका। अब बात करें पार्थियंस की, तो पार्थियंस शकों के बाद जो है पार्थियंस आए, और ये AD फर्स्ट, उसी के पैरेलल एक्चुअली थे। फर्स्ट AD से लेकर 3rd सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया। ओरिजिनली द पार्थियंस लिव्ड इन ईरान, ये ईरान में रहते थे। फ्रॉम वेयर दे मूव्ड टू इंडिया एंड रिप्लेस्ड द सका। सको को हराया और हटाया भी पार्थियंस ने, और ओरिजिनल इनका जो ओरिजिन है वो ईरान है। ठीक है। दे ऑक्यूपाइड ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। काफ़ी छोटा एरिया को ऑक्यूपाई करके रखे थे, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न वाला, जो वही पंजाब वाला जो रीजन है। कंपेयर टू द ग्रीक्स एंड सका, ग्रीकों और सको के कंपेयर में इन्होंने काफ़ी छोटा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था। द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस जो था वो सबसे फेमस पार्थियन किंग था, गोंडोफर्निस। इन हुज रेन सेंट थॉमस, ये पूछा जाता है, सेंट थॉमस इंडिया में आया था, और इसने जो है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किया था इंडिया में।
गोंडोफेरस जो कि पार्थियन किंग था, उसी के समकालीन, उसी के शासन काल में सेंट थॉमस आया था, जिसने इंडिया में, इसका पर्पस ही था कि प्रोपोगेट करे, फैलाए क्रिश्चियनिटी को। ठीक है। फिर आता है सुदर्शन लेक। ये जो है सुदर्शन लेक, इसका जो है हमें रुद्र दमन का अभिलेख जो है गिरनार का, वहाँ से पता चलता है कि उसे किसी ने कंस्ट्रक्ट कराया था और किसी ने उसको जो है उसको बनवाया था दोबारा उसको, ठीक है, उसका रिपेयर कराया था। सो एक सुदर्शन लेक है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त। ये भी सवाल आता है कि सुदर्शन लेक जो है, एक तो पूछ लेता कहाँ पे, तो ये गुजरात में पड़ता है। एंड जो है इसे कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, तो उस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय ओवरऑल मौर्यन डायनेस्टी का किंग था। और एरियाज जो हम थे कि हम जानते हैं कि जो मौर्यन डायनेस्टी के एरियाज थे, उन एरियाज को प्रोविंसेस में बांटा गया था और उस पर गवर्नर रखे जाते थे। तो ये सौराष्ट्र वाला जो रीजन था उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त। ये इसने कंस्ट्रक्ट कराया था सुदर्शन लेक को। इसके अलावा तुसापा ने कंस्ट्रक्ट किया था उसी लेक के ऊपर एक डैम बनवाया था। डैम क्यों बनता है, ताकि इरिगेशन वगैरह तमाम ऐसी फैसिलिटीज़ को वहाँ पे दी जा सके। सो तुसापा ने कंस्ट्रक्ट किया था एक डैम उसी लेक पे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक मौर्य। अशोक मौर्य के रेन के समय में इसने बनवाया था। एंड द फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन बाय गवर्नर सुरवीसख अंडर सकस्त्रपा रुद्र दमन एंड सेकेंड बाय चक्रपालित एंड स्कंदगुप्ता। फिर आता है कुषाणों का पीरियड। कुषाणों का पीरियड भी फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक का माना जाता है। एंड कुषाणा जो थे ये यूची ट्राइब को बिलोंग करते थे, या फिर इन्हें टोचानियान्स भी बोला जाता था। यूची ट्राइब या फिर इनको टोचानियान्स भी बोला जाता था। दे रिप्लेस्ड ग्रीक्स। ये सेंट्रल एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया स्टेपी रीजन से आए थे। दे रिप्लेस्ड ग्रीक्स एंड पार्थियंस। उस समय जो ग्रीक और पार्थियन हमारे इंडिया पे शासन कर रहे थे, इनको रिप्लेस किया इन्होंने। एंड दे वर नोमैडिक पीपल। ये क्या है, नोमैडिक थे, घुमंतु थे, घूमते रहते थे। और ये नोमैडिक होने के कारण स्टेपी ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया से घूमते घूमते इंडिया में आ गए थे। द फर्स्ट कुषाणा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कजुल कडफिसस। तो ये सवाल आता है कि फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी किसने फाउंड किया था, तो आंसर होगा उसका कजुल कडफिसस। एक वेमा कडफिसस का भी नाम आता है। सो वीमा कडफिसस जो था, ये इसने गोल्ड कॉइन इशू किया था इंडिया में। ठीक है, कजुल कडफिसस ने इस्टेब्लिश किया था इस डायनेस्टी को, कुषाण डायनेस्टी को। और वेमा कडफिसस ने गोल्ड फर्स्ट टाइम इंडिया में इशू किया था। कनिष्क फाउंड किया था सेकेंड कुषाण डायनेस्टी को। सेकेंड कुषाण डायनेस्टी को फाउंड किया था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने। सो कनिष्क को ऑल्सो नोन एज अशोका, सेकेंड अशोका भी कहा जाता है कनिष्क को, क्योंकि काफी ये प्रतापी राजा था, अशोक के जैसा ही ये राजा था। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर। ही हैड टू कैपिटल्स। इसने एक कैपिटल अपनी प्रेजेंट डे पाकिस्तान पुरुषपुर, ठीक है, पेशावर को बोलते थे, यहाँ पे रखा था। और दूसरी कैपिटल इसकी जो है मथुरा, यानी कि इंडिया में इसकी दूसरी कैपिटल थी। दो कैपिटल रखा हुआ था। कनिष्क ने स्टार्ट किया एक एरा 78 एडी में, एक एरा स्टार्ट किया था। दिस एरा इज नोन एज शक एरा। इस एरा को क्या बोलते हैं, इस एरा को बोलते हैं शक एरा। एंड ही इशूड, ही यूज्ड दिस एरा इज यूज्ड इवन यूज्ड बाय नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड कनिष्क की बात करें तो इसने हेल्ड किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कश्मीर में, कुंडग्राम जो कुंडलवन जो करके जगह है वहाँ पे कश्मीर में इसने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। और वहीं पे जो है बुद्धिज्म जो है उसकी डॉक्ट्रिन, उसकी फिलॉसफी दो भागों में बट गई, महायान और हीनयान में। तो महायान जो था इसे ग्रेट व्हीकल भी कहते हैं, ग्रेट व्हीकल कहते हैं। ये अलग हीनयान से कैसे है, हीनयान और महायान में क्या अंतर है वो देख लें। तो हीनयान में क्या था कि बुद्ध को कोई भगवान नहीं मानता था, उनकी टीचिंग्स को सुप्रीम माना जाता था। बुद्ध को या फिर बोधिसत्वा को जो है भगवान नहीं माना जाता था, मूर्ति पूजा नहीं होती थी ईश्वर में, या फिर प्रीस्टली जो चीजें थी मूर्ति पूजा ये वो डिक्लाइन करते थे, उसको नहीं मानते थे। जबकि महायान में यही सब शुरू हो गया।
बुद्ध को जो है भगवान माने जाने लग गए लोग, और महायान में यही हुआ कि उनकी पूजा होने लग गई, उनकी मूर्तियां बनने लग गई, उनकी पूजा शुरू हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेटिव स्टेट्स। नेटिव स्टेट्स जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडिया पे शासन की, उनके बारे में जानेंगे। सो नंबर 1 आता है सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी का जो पीरियड है ये 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक इसने शासन किया। ऑफ कोर्स इसने जो है आखिरी जो मौर्यन किंग था जिसका नाम था बृहदर्थ, इसे मार दिया था पुष्यमित्र सुंग ने। और पुष्यमित्र सुंग जो था उस समय रूल करता था विदिशा का, ये जो है विदिशा का ये शासक था उस समय। मौर्यन डायनेस्टी ने इसको शासक बनाया था और इसी ने जो है इनकी हत्या कर दी। ठीक है, किसकी? बृहदर्थ की, और सुंग डायनेस्टी की नींव डाल दी। ही डिफीटेड अ बैक्टेरियन किंग डिमेटेरियस एंड कंडक्टेड 2 अश्वमेघा यज्ञास। और इस यज्ञ के चीफ जो पृष्ठ थे पतंजलि थे। ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने एक ग्रामेरियन थे ये, ठीक है, नहीं ग्रामेरियन नहीं थे ये, वही पतंजलि योग सूत्र लिखा था इन्होंने। सो पतंजलि को जो है चीफ प्रिस्ट बनाया था इसने। ही बिल्ट द बुद्धिस्ट स्तूपा, भरहूत में इसने बुद्धिस्ट स्तूपा बनाया था। लेकिन लोग कहते हैं कि जो सुंग डायनेस्टी आई तो हिस्टोरियन का मानना है कि बुद्धिज्म का इन जनरल डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उस समय जो लैंग्वेज थी प्रकृत पाली वगैरह इसको हटा के संस्कृत को अगेन प्रमोट किया गया। और ये जो पुष्यमित्र सुंग था ये एक आर्डेंट बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला बंदा था। बट इसने, ठीक है, यहाँ पे देखो बुद्धिस्ट स्तूपा जो है भरहूत में बनवाया था। द ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, ग्रीक का एम्बेसडर हेलियोडोरस ने विजिट किया था द कोर्ट ऑफ 5th सुंग किंग भागभद्रा को। ठीक है, भागभद्रा उस समय 5वां सुंग किंग था। इस किंग के दरबार में आया था हेलियोडोरस, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था। एंड इसने सेटअप किया था पिलर इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड वसुदेवा। ये विष्णु का काफ़ी बड़ा भक्त था। इसने एक बेस नगर विदिशा में वो था उस समय, एक गरुड़ा पिलर का जो है स्थापना किया था हेलियोडोरस ने। सुंग किंग जो था, सुंग किंग अग्निमित्रा वॉज द हीरो ऑफ कालिदासा मालविक अग्निमित्रम। ठीक है, जो कालिदास ने मालविक अग्निमित्र लिखी थी जो कि काफ़ी फेमस हुई, उसका हीरो जो था वो अग्निमित्र था और वो सुंग डायनेस्टी का किंग था। द ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन जो पतंजलि थे, ही वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय देम। ठीक है, पतंजलि जो है ग्रामेरियन थे। ठीक है, अष्टाध्यायी लिखी थी इन्होंने, अष्टाध्यायी। और पतंजलि महाभाष्य के रचयिता थे पतंजलि, अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट्री थी इनकी, एक ग्रामेरियन थे। द फेमस बुक ऑन हिंदू लॉ मनुस्मृति, मनुस्मृति जो थी, दिस वाज आल्सो कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति जो है, मनु नाम के एक व्यक्ति ने इसे, मतलब एक कोड ऑफ लॉ कह सकते हैं, रूल बुक कह सकते हैं, हिंदुओं के लिए बनी थी ये मनुस्मृति। और मनुस्मृति की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है। खैर, लेटर किंग्स वसुमित्रा, वज्रमित्रा, भागभद्रा और देवभूति थे। देवभूति तो आखिरी शासक ही था। सो उसके बाद आता है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी का जो पीरियड था दोस्तों ये रहा छोटा, काफ़ी छोटा पीरियड था। 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक कण्व डायनेस्टी ने इंडिया पे, मतलब उस रीजन पे, मौर्य वाले जो पोस्ट मॉडर्न एरिया था उस पे शासन किया। सो कण्व जो था ये एक माइनर डायनेस्टी था। दिस वाज फाउंडेड बाय वसुदेव कण्वा। इसका नाम था वसुदेव कण्वा और इसी के नाम पे, इसके टाइटल के नाम पे कण्व डायनेस्टी की नींव पड़ी। हु किल्ड द लास्ट सुंग किंग, देवभूति की हत्या की इसने और अपनी कैपिटल जो है पाटलिपुत्रा ही रखी और कैपिटल में ही हत्या कर दी थी देवभूति की। भूमि मित्रा जो था, नारायण जो था, ही दे सक्सीडेड वसुदेवा। ठीक है, भूमि मित्रा उसके बाद आया, वसुदेव के बाद, उसके बाद नारायण आया, तो ये उसके बाद के किंग हुए। ठीक है, वसुदेव के बाद के किंग हुए। जो कण्व डायनेस्टी का आखिरी रूलर था उसका नाम था सुशर्मन। सुशर्मन जो था वो आखिरी किंग था कण्व डायनेस्टी का। ही वॉज अगेन किल्ड बाय आंध्रा किंग सिमुका ने इसकी हत्या कर दी।
तो गद्दी छीनते थे हत्या करके, ठीक है। सिमुक ने इसकी हत्या कर दी, फाइनली सिमुक ने जो है हत्या कर दी। फिर आता है चेदी डायनेस्टी। तो चेदी डायनेस्टी के बारे में हिस्टोरिकल जो सोर्स है जो हमें बताता है वो है हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन, जो कि किंग खारवेला, खारवेला जो है चेदी डायनेस्टी का थर्ड रूलर था। इसका जो है इसके जो है इस अभिलेख से, हाथी गुम्फा उड़ीसा में पड़ता है, इस अभिलेख से हमें पता चलता है चेदियों के बारे में। ये थर्ड किंग था इस डायनेस्टी का, ठीक है, खारवेला। सो खारवेला पुश्ड हिज किंगडम अप टू गोदावरी रिवर इन साउथ एंड रिकवर्ड द जैन इमेज फ्रॉम मगध। मगध तक इसने हमला किया, जैन इमेज को इसने रिकवर किया और गोदावरी तक अपनी डायनेस्टी को फैलाया। ये एक आर्डेंट फॉलोअर था जैनिज्म का, खारवेला जो था ये आर्डेंट फॉलोअर था जैनिज्म का। ही कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल केव्स फॉर जैन मॉन्क्स ऑन उदयगिरी हिल नियर भुवनेश्वर उड़ीसा। ये आज भी आपको वहाँ पे उदयगिरी हिल में आपको जैन मॉन्क्स के जो है रेसिडेंशियल केव्स आज भी है, उसके साक्ष्य मिल जाएंगे। फिर आती है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी जो थी इसने 60 BC से लेकर 225 AD तक इसने शासन किया। द सातवाहनाज आर कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल विथ आंध्राज। आंध्राज के ये आइडेंटिकल माने जाते हैं। हु आर मेंशनड इन पुरानाज, इनको मेंशन किया है पुराणों में। पुरानाज जो है 18 पुरानाज हैं, ठीक है, उसमें इन्हें मेंशन किया गया है कुछ पुराणों में। द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज सिमुका, सिमुक इसका फाउंडर था। आफ्टर एसेसिनेशन ऑफ द लास्ट कन्व किंग सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने जो है सातवाहन डायनेस्टी की नींव डाल दी थी। फिर आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, इंपॉर्टेंट है फाउंडर का नाम, तो वह सिमुक। फिर इसमें इंपॉर्टेंट एक शासक एक और आ जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका पीरियड था 106 AD से लेकर 130 AD का इसका पीरियड था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। की पॉइंट क्या है, ग्रेटेस्ट रूलर था। इसने क्या किया, इसने बिल्ड किया कैपिटल सिटी पैठान या फिर प्रतिष्ठान जिसे कहते हैं, इसने कैपिटल सिटी बनाया था। फिर आता है वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी आता है। ही वॉज द 24th रूलर, ये 24वां रूलर था और इसने शादी किया था, मैरिड द डॉटर ऑफ सकस्त्रपा, रुद्र दमन से इसने शादी किया था, बट वॉज ट्वाइस डिफीटेड बाई हिम। शादी करने के बाद भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। आप देखिए यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस कई बार फायदा देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। जैसे हम बिंबिसार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कूटनीति वाला बंदा था, कूटनीतिज्ञ था वो, क्योंकि उसने जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस से बहुत सारे अपने आसपास के शत्रुओं को जीत लिया था। काशी को दहेज में लिया था उसने, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे शादी तो जरूर हुई है वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी की रुद्र दमन के बेटी से, बट लड़ाई हुई है 2 बार, ये हारा है। दे इशूड मोस्टली लीड क्वाइंस। ये सवाल आता है बार बार कि सातवाहनों की क्वाइन किस तरीके की क्वाइन थी, तो मैं भी एक बार अमेज हो गया था कि लीड क्वाइन थी इनकी, ठीक है। सो कॉपर के, ब्रोंज की भी थी, बट इनका जो मोस्टली जो क्वाइन होता था वो लीड का होता था, लीड का। सातवाहनाज वे द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। पहले रूलर बने जो कि लैंड ग्रांट करते थे ब्राह्मण्स को, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, वो बिल्कुल दान की जमीन हो जाती थी। देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ ग्रांट्स बीइंग मेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क विच शोज दैट दे ऑल्सो प्रोमोटेड बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क को भी दिया था तो बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया था इन्होंने। स्तूपास जो है नागार्जुन कोंडा में, अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दोनों नागार्जुन कोंडा का, जो कि प्रिजर्व नहीं हो पाया। अमरावती वाला तो काफ़ी बिखरा हुआ है, नागार्जुन कोंडा वाला भी। ये जो है सबसे बेस्ट प्रिजर्व में सांची का स्तूपा ही हो पाया, ये सब इतने प्रिजर्व नहीं हो पाए, ठीक है। खैर, बट इस समय ये बने थे। दे बिकम इम्पॉर्टेंट सीट्स ऑफ द बुद्धिस्ट कल्चर अंडर द सातवाहनास। फिर आता है संगम एज। संगम एज की बात करें तो संगम एज को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 किंगडम्स में, जो है चोला, चेरा और पांड्या। संगम एज को हम 3 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है चोला, चेरा एंड पांड्यास, ठीक है, 3 किंगडम में।
मतलब जब हम संगम की बात ही करते हैं तो एक्चुअली ये संगम जो है, ये पोएट्स, जो तमिल पोएट्स थे, वो बैठ के जो संगम करते थे, उस संगम में बहुत सारे लिटरेचर लिखे जाते थे, उसी को हम संगम एज कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उस समय के किंग कौन कौन से थे, डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, तो वो डायनेस्टी चोला, चेरा और पांड्याओं की थी। अब बात कर लेते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। द वर्ड संगम इज एसोसिएटेड विद ए कॉलेज और असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स या फिर पोएट्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, हु फ्लोरिस्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्यन किंग। तो ये किस रॉयल पैट्रोनेज में ये काम करते थे? ये पांड्यन के जो किंग्स थे, इनके रॉयल पैट्रोनेज में ये असेंबली होती थी इन पोएट्स की। द होल संगम एज इज कॉल्ड गोल्डन और द अगुस्तान एज, ठीक है, गोल्डन एज भी या फिर अगुस्तान जो है एज इसे कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू तमिल सोर्सेज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर इज अगस्त्य, ठीक है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर इज अगस्त्य, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि फादर ऑफ तमिल लिटरेचर को क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अगस्त्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट संगम वर्क्स के बारे में। संगम वर्क्स में बेसिकली लिटरेचर्स हैं जो कि थर्ड संगम में जो लिटरेचर्स बने थे वो प्रिजर्व किए जा सके। फर्स्ट संगम में बताते हैं कि वो जो है देवी देवताओं ने उसे अटेंड किया था, तो उसका कोई भी जो है सोर्स जो है प्रिजर्व नहीं हो पाया। सेकेंड जो संगम हुआ था वो बताते हैं कि उस समय मदुरई में हुआ था और उसमें जो है उसमें एक ही जो है को प्रिजर्व कर पाए थे बुक को, बाकी कोई भी बुक प्रिजर्व नहीं हो पाया था। थर्ड के बहुत सारे बुक जो है प्रिजर्व हुए थे। सो इसमें आता है तोल्कापियम। तोल्कापियम को लिखा था तोल्कापियर नाम के एक पोएट ने। तमिल ग्रामर इसे कहा जाता है तोल्कापियम को, ठीक है। तो ऐसा सवाल आता है कि व्हाट वाज तोल्कापियम इन द संगम पीरियड? सो इट वाज ए तमिल ग्रामर। हु कंपोज तोल्कापियम? तो ये तोल्कापियर ने इसे कंपोज किया था। फिर आता है तिरुकुरल, या फिर जिसे हम कुरल भी कहते हैं, इसे संत कवि थिरुवल्लुवर ने इसे रचित किया था। समटाइम्स इसे फिफ्थ वेदा भी कहते हैं, बाइबल ऑफ तमिल लैंड भी इसे कहा जाता है तिरुकुराल को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तिरुकुराल, बाइबल ऑफ तमिल लैंड। फिफ्थ इसे वेदा भी कहा जाता है। किसने कंपोज किया था? तो संत कवि थिरुवल्लुवर ने इसे कंपोज किया था। नेक्स्ट आता है अगातियम कंप्राइजेज ग्रामर ऑफ लेटर्स एंड लाइफ। अगातियम कंप्राइजेज ग्रामर ऑफ लेटर्स एंड लाइफ इन 3 पार्ट्स रिटन बाय सेंट अगातियार, ठीक है। तो अगातियम भी आपने जान लिया। अब देखिए रेवेन्यू, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी संगम पीरियड के समय जो कि कई बार सवाल आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जानना थोड़ा ज़रूरी है, रेवेन्यू टर्मिनोलॉजीज को। तो कराई जो होता था ये लैंड टैक्स को बोला जाता था। लैंड टैक्स को बोला जाता था कराई, ठीक है। लैंड टैक्स को क्या बोला जाता था? लैंड टैक्स को कराई बोला जाता था। और इराई जो था ये ट्रिब्यूट होता था, दिस वाज पेड बाय फ्यूडिटरीज एंड बूटी कलेक्टर्स इन वार, ठीक है। इराई क्या होता था? इराई जो होता था ये ट्रिब्यूट होता था, दिस वाज पेड बाय फ्यूडिटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन वार को इराई कहते थे। इरावू बोलते थे एक्स्ट्रा डिमांड या फिर फोर्स्ड लाइट गिफ्ट जो होता था उसे इरावू कहते थे। एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड लाइट गिफ्ट वाज कॉल्ड इरावू। इसके अलावा उल्गू वाज कस्टम ड्यूटीज, उल्गू बोलते थे कस्टम ड्यूटीज को। और वरियार बोला जाता था टैक्स कलेक्टर को, वरियार बोला जाता था टैक्स कलेक्टर को। टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे? वरियार। और वरियन बोला जाता था, ए वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स को वरियन बोला जाता था, ठीक है। एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पे टैक्स जो है यील्ड होता है, जनरेट होता है, उसे वरियान बोला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका संगम पीरियड भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द एज ऑफ द गुप्ताज। तो चलिए अब हम बात करते हैं द एज ऑफ द गुप्ताज, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड ख़त्म हुआ, गुप्तों का एज आ गया है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द फॉल ऑफ कुशाना एम्पायर टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ AD 3rd century, दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्पायर्स ऑफ गुप्ता, ठीक है। जब फॉल होता है कुशाणों का 3rd century AD में, तो वहाँ से ही इस्टेब्लिश हो जाता है गुप्तों का
ठीक है। देयर पीरियड इज जनरली रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म, बट इसमें भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये गोल्डन एज नहीं था। खैर ये डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज उस समय महिलाओं की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लोअर कास्ट की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। सो बेसिकली गुप्ताज बिलोंग टू वैश्या कास्ट। गुप्ता कौन थे? गुप्ताज जो थे ये वैश्य कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड इनका जो फाउंडर था वो था श्रीगुप्त। सो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी एंड श्रीगुप्त वॉज फॉलोड बाई हिज सन घटोचक। ठीक है, श्रीगुप्त को फॉलो किया उसके सन ने, मतलब श्रीगुप्त के बाद जो शासक आया वो था घटोचक, हु वॉज फॉलोड बाई हिज सन चंद्रगुप्ता। और ये वही चंद्रगुप्ता है जिसने वैशाली में एक शादी की थी और उसके बाद इसके पावर में बहुत सारा इन्हेंसमेंट हुआ था, और ये एक्चुअली मतलब इसके समय साम्राज्य काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। सो दे बोथ यूज द सिंपल टाइटल महाराजा। ये श्रीगुप्त और घटोचक की बात करें तो ये टाइटल क्या लगाते थे? ये टाइटल लगाते थे महाराजा। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त वंश से। इसका पीरियड था 319 एडी से लेकर 335 एडी का इसका पीरियड था। ही ग्रेटली रेज्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ हिज डायनेस्टी बाय हिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट। तो एक जैसे मैंने बताया कि इसने जो है शादी किया था लिच्छवी प्रिंस कुमारा देवी के साथ। ठीक है, लिच्छवी की महारानी थी, प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उससे शादी किया। एंड इशूड चंद्रगुप्ता वन कुमारा देवी टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन, जिसे दिनाराज बोला गया। ठीक है, तो ये जो कॉइन होता था ना उस पर चंद्रगुप्त का रानी के साथ जो है फ़ोटो छपता था उस पर। ठीक है, और इस गोल्ड कॉइन को दिनारा कहा गया है। सो चंद्रगुप्ता वन इज़ ऑल्सो सेड टू हैव स्टार्टेड ए न्यू एरा कॉल्ड गुप्त एरा। इसी ने गुप्त एरा को स्टार्ट किया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 26 फरवरी 320 एडी में स्टार्ट होता है। दिस वाज द कोरोनेशन डेट ऑफ चंद्रगुप्त वन। इसी दिन इसकी राज तिलक हुई थी। चंद्रगुप्त वन के बाद जो आता है वो भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग शासक था ये। इसका नाम था समुद्रगुप्ता, और इसका शासन का जो पीरियड रहा ये 335 एडी से लेकर 380 एडी तक इसका शासन का पीरियड रहा। ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन एंड ऑल्सो सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, चंद्रगुप्त का ये जो था सन भी था और इसका सक्सेसर भी हुआ। द लॉन्ग इंक्रिप्शन इन द पिलर ऑफ इलाहाबाद, जो कि 33 लाइन में लिखा गया है, इलाहाबाद पिलर के ऊपर ऐसे ऐसे 33 लाइन में लिखा गया है, इसे हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और इसको लिखा है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेना ने इसे लिखा है। इनोमरेटेड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना इन्फॉर्म्स अबाउट द पीपल एंड कंट्रीज दैट वेर कनकर्ड बाई समुद्रगुप्ता। और इसमें क्या लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त के बारे में, उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में, जो नॉर्दर्न कॉन्क्वेस्ट किया उसने, दक्षिण में जो कॉन्क्वेस्ट किया उसके बारे में ये सब लिखा गया है। वीरसेन जो था वीरसेन वॉज हिज कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग साउदर्न कैंपेन। ठीक है, साउथ साइड में जब समुद्रगुप्त ने कैंपेन किया तो उसका कमांडर इन चीफ उस समय था वीरसेन। वीरसेन जो था उसका कमांडर इन चीफ था साउदर्न कैंपेन में। और वसुबंधु एक फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर था जो कि उसका मिनिस्टर था। वसुबंधु जो कि एक फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर था, वो उसका मिनिस्टर था उस समय। अब हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में, तो हम बात करना ही पड़ेगा हमें इलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन के बारे में। सो इलाहाबाद का जो पिलर इंक्रिप्शन है ये हम जानते हैं कि उसके कोर्ट पोएट हरिसेना ने कंपोज करवाया था। दिस मेंशन द टाइटल धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु का टाइटल इसमें मेंशन किया गया है, मीनिंग द अपहोल्डर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। ऐसा जो है लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में। हिज अथॉरिटी ओवर जावा, सुमात्रा एंड मलाया आइलैंड प्रूव्स दैट मेनलैंड में ही मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग नेवी ऑल्सो। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो है अथॉरिटी जावा तक में, सुमात्रा तक में, मलाया तक में मानी जाती थी। इसका मतलब उसके पास जो नेवी था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इसने उन सारे लैंड को कनकर किया होगा, उसकी अथॉरिटी मिली होगी इस
नेवी के थ्रू। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ सोर्सेस की माने मेघवर्मन की द रूलर ऑफ श्रीलंका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ सोर्सेस मेघवर्मन जो कि रूलर था श्रीलंका का, इसने एक मिशनरी भेजी थी समुद्रगुप्ता के पीरियड में, समुद्रगुप्ता के कोर्ट में, ताकि परमिशन मिल सके एक बुद्धिस्ट टेम्पल गया में बनाने के लिए, और ये परमिशन दी गई थी किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल बनता है बार बार कि कौन से श्रीलंकन किंग ने एक मिशनरी भेजी थी समुद्रगुप्ता से परमिशन लेने के लिए ताकि एक बुद्धिस्ट टेम्पल को गया में बनाया जा सके। इसके बाद जो शासक आता है समुद्रगुप्त के बाद वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट था, और इसका पीरियड जो रहा 380 से लेकर 415 एडी का रहा। इसने जो है शकों का विनाश किया था। ही किल्ड द शक रूलर एंड हिज कॉवर्ड ब्रदर रामगुप्ता। अपने जो है कोवार्ड जो है मतलब काफ़ी, क्योंकि इसने ना रामगुप्ता ने अपनी वाइफ को ही सरेंडर कर दिया था एक शासक के को लेकर, मतलब उसको उसने धमकाया होगा, इसने सरेंडर कर दिया था, और ये चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और इसने अपने रामगुप्त भाई को भी मार दिया और उसकी वाइफ से, ध्रुव देवी से शादी कर लिया। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। ये पहला गुप्त रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किया था, पहला गुप्त रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किया था, क्योंकि इससे पहले जो है गोल्ड कॉइन ज़्यादातर इशू होता था। ही ऑल्सो एडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य या फिर सखारी। सखारी का मतलब है कि स्लेयर ऑफ सकाज, ठीक है, सकारी या फिर विक्रमादित्य का भी टाइटल इसको मिलता है शकों के विजय के ऊपर, शकों के विजय के ऊपर। जो कोर्ट था चंद्रगुप्त द्वितीय का ये उज्जैन में था, ठीक है, उज्जैन में था, और इसमें 9 रत्न जो थे, 9 रत्न रहते थे, 9 रत्ना, जिसमें कालिदास बहुत फेमस है, इनकी जो है मालविक अग्निमित्रा, मेघदूतम, ये सब रचनाएं काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अमर सिंह, ठीक है, जैसे विद्वान जो है इसमें रहते थे। इसके अलावा और भी लोग थे जो कि इसके दरबार में, टोटल 9 जो है स्कॉलर थे डिफरेंट एरिया के। हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर। फाहियान, देखिए फाहियान वेरी इंपॉर्टेंट, फाहियान जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, बुद्धिज़्म के बारे में सीखने, जानने, समझने आया था। फाहियान जो है एक चाइनीज़ पिलग्रिम, ही विजिटेड इंडिया एट दिस टाइम, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही ये आया था। उज्जैन वाज मेड द सेकेंड कैपिटल बाय चंद्रगुप्त द्वितीय। पहली तो आप जानते ही हैं कि पाटलिपुत्रा थी। फिर आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का पीरियड था 415 एडी से लेकर 455 एडी का इसका पीरियड था। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय and in the last year of his reign the empire was invaded by तुर्को-मंगोल ट्राइब के द्वारा, हुणाज के द्वारा आक्रमण हुआ कुमारगुप्त के समय में, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर विथ हुणाज कुमारगुप्त का देहांत हो गया, और असली जो लड़ाई लड़ा हुणों से वो था स्कंदगुप्त जो कि 455 से लेकर 467 एडी तक शासन किया। ही रिपल्स्ड द फेरोसियस हुणाज, इसने उनको बाहर धकेला और 2 बार जो है अटैक किया उनके ऊपर। द हीरोइक फीट इन टाइटल हिम द टाइटल विक्रमादित्य का इसको अगेन टाइटल, भीतरी स्टोन पिलर से हमें पता चलता है कि शकों को हराने के बाद जो है इसे विक्रमादित्य का टाइटल जो है दिया गया। द कंटिन्यूस अटैक ऑफ हुणाज वीकेंड द गुप्त इकोनॉमी। अब लगातार हुण जो है अटैक करने लग गए, तो ये क्या है, इकोनॉमी गुप्तों की कमज़ोर हो गई, एंड ये कारण माना जाता है डिक्लाइन ऑफ एम्पायर का, ठीक है। दिस बिगिन सून आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्ता। तो इसके बाद जो है स्कंदगुप्ता के बाद जो है थोड़े वीक रूलर आ गए, जो जिन्हें हम लेटर गुप्त पीरियड में हम देख सकते हैं, लेटर गुप्ताज के बारे में। तो इसमें आता है पुरुगुप्ता, इनका नाम जान लीजिए, जिन्होंने 467 एडी से लेकर 550 एडी तक शासन किया। इसमें है पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त आता है इसमें, नरसिम्हगुप्त आता है, और कुमारगुप्त तृतीय आता है। तो
तो ये कुछ वीक रूलर्स जो है इसके बाद शासन इन्होंने किया था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें गुप्तों के समय की, तो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये हाईली डिसेंट्रलाइज था। हम जब मौर्य पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे की पॉइंट निकल के आता है कि मौर्यों का जो पीरियड था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था, वहीं अपोजिटली जो है गुप्तों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली डिसेंट्रलाइज था और ये एक क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर का था, मतलब कि सामंती शासन जो था वो काफ़ी फेमस था। सामंत जो है शासन करते थे डिफरेंट इनके एरिया को। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें और उसके कौन हेड करता था, तो गुप्तों के समय में जो प्रोविंस होता था उसे भुक्ति बोला जाता था। गुप्तों के समय में जो प्रोविंस होता था उसे भुक्ति बोला गया है और उसका जो हेड होता था उसे उपरिक बोला गया है, उपरिक। इसके अलावा प्रोविंस यानी कि स्टेट समझ लो, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट को जो है विषय बोला गया था और विषय के हेड को विषयपति बोला गया था। उसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं ब्लॉक्स टाइप के, तो नगर या फिर पेठ इसे बोला गया है और इसे इसका जो हेड होता था उसे पूरा पाला या फिर नगरपति बोला जाता था। सबसे निचले यूनिट जो थी वो थी विलेज की यानी कि ग्राम की, और ग्राम का जो शासक था हेड था वो था ग्रामिक। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो कि काफ़ी फेमस हुए गुप्त पीरियड में, उसमें आता है महाप्रतिहारी। महाप्रतिहारी जो था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चीफ असर ऑफ रॉयल पैलेस। चीफ असर ऑफ रॉयल पैलेस ये हुआ करता था, उसका रखाव जो है महल का, रॉयल पैलेस का ये देखता था। क्या था, दंडा पसीका। दंडा पसीका जो था ये चीफ ऑफिसर था ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट का ये चीफ ऑफिसर हुआ करता था, दंडा पसीका। फिर आता है महाप्रजापति। महाप्रजापति जो था ये चीफ ऑफिसर होता था एलिफेंट कॉर्प्स का। एलिफेंट का जो टुकड़ी था, कॉप था, उसका जो है महाप्रजापति उसका चीफ ऑफिसर हुआ करता था। फिर आता है विनयास्थीतिस्थपक। ये चीफ ऑफिसर होता था रिलीजियस अफेयर्स का। महासवपति ये चीफ ऑफ महाअश्वपति जो था, महाअश्वपति, अश्व मतलब घोड़ा होता ही है, तो चीफ ऑफ कैवलरी ये था महाअश्वपति, घुड़सवारी का चीफ था। महादंडा नायक ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को बोलते थे। महादंडा नायक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को बोलते थे। अब कुछ टैक्सेस थे जो कि कलेक्ट किए जाते थे गुप्त पीरियड में। इसमें एक था भागा। ठीक है, भागा जो टैक्स था ये किंग का शेयर हुआ करता था प्रोड्यूस में। जो आम जनता जो प्रोड्यूस जो उत्पन्न करती थी, जो खेती बाड़ी से या फिर कहीं से भी कोई प्रोड्यूस आया, तो उसके द्वारा जो कल्टीवेटर के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था किंग को, उसे भागा बोला गया है। फिर आता है बाली भी एक टैक्स था। ये अर्लियर एक वॉलंटरली ऑफरिंग था जो लोग खुद अपनी मर्जी से जाके देते थे कि भैया हम बाली दे रहे हैं वॉलंटरली, लेकिन बाद में इसे एक एडिशनल या फिर ऑपरेसिव टैक्स की तरह गुप्त पीरियड में से डेवलप किया गया, ज़बरदस्ती लिया जाने लग गया बाली को। फिर आता है भोगा जो था ये एक पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट होता था। भोग टाइप का जैसे होता है ना, वो फ्रूट्स, फायर वुड्स वगैरह दिया जाता था, विच द विलेजर्स हैड टू फर्निश टू किंग। ठीक है, फ्रूट्स हो गया, फायरवुड हो गया। ऊपरी का मतलब समझ सकते हो कि कर के ऊपर जो कर होगा, एक्स्ट्रा टैक्स होता था लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ऊपरी का जो था ये एक्स्ट्रा टैक्स था जो कि लेवी किया जाता था ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर, ऊपरी का होता था। अब हम बात करेंगे कल्चर ऑफ गुप्त पीरियड के समय में जो कल्चर रहा। सो ओवर 2 मीटर हाई एक ब्रोंज इमेज मिला है बुद्धा का। ये गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है। ये रिकवर किया गया है भागलपुर से। भागलपुर इज़ इन बिहार। भागलपुर कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से एक 2 मीटर हाई जो है ब्रोंज इमेज को यहाँ पे पाया गया है, रिकवर किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इन द गुप्त पीरियड इमेजेस ऑफ विष्णु शिवा
एंड सम अदर हिंदू कोड। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट से कि प्रेजेंट जो हमारा हिंदू धर्म है ये गुप्तों के पीरियड से ही इवॉल्व हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट भगवान के इमेजेस जैसे कि विष्णु, शिवा और भी कुछ हिंदू गॉड्स के जो है इमेजेस हमें मिलते हैं। जो पेंटिंग्स पाई जाती है अजंता की जो पेंटिंग्स हैं एंड पेंटिंग्स एट बाघ जो है ये बाघ पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और अजंता जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। दीज आर ऑफ दिस टाइम, ठीक है, गुप्तों के पीरियड का ही था। दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट आर्ट। बाघ की ले लें या फिर अजंता पेंटिंग ले लें, दोनों बुद्धिस्ट आर्ट से बिलोंग करते हैं। स्तूपाज मीरपुर खास जो कि सिंध में पड़ता है और रत्नागिरी का जो स्तूपा है उड़ीसा में पड़ता है और धामेख का जो सारनाथ का स्तूपा है ये तीनों स्तूपा जो है गुप्त एज का ही है। स्तूपा वैसी एक कला है जो कि बुद्धिज़्म से बिलोंग करती है। यहाँ पे बुद्ध के बॉडीली रिमेन के अलावा इनके बाकी सामान को भी यहाँ पे नीचे रख के जो है बुद्ध और बोधिसत्वा के इसके ऊपर एक डोम लाइक का स्ट्रक्चर बना देते थे, दैट इज़ कॉल्ड स्तूपा। सो गुप्त एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, जिसे हम नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल जो है बोलते हैं, ठीक है। नगर स्टाइल हम बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में और द्रविडियन स्टाइल जो है इसको बोला गया शिखर स्टाइल और ये स्टाइल जो फेमस हुआ है काफ़ी ज़्यादा साउथ में। सो विद द गर्भगृह जो होता है, जैसे कि आप किसी भी मंदिर में जाओगे, मान लो ये मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे देवता का जो निवास होता है उसे गर्भगृह कहा गया है। दैट इज़ द सेक्रेड श्रीन बोलते हैं इसको। श्रीन रूम इन विच इमेज ऑफ गॉड इज केप्ट इज कॉल्ड गर्भगृह। अब बात कर ले लिटरेचर की, तो गुप्त पीरियड लिटरेचर से फुल रहा क्योंकि नवरत्न जो थे ये इसी पीरियड में थे। आर्यभट्ट जो कि पटना में इनका जन्म हुआ था, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा था और ये जो डेसिमल प्रणाली है, शून्य सिद्धांत और डेसिमल प्रणाली जो है इन्हीं की देन है। आर्यभट्ट द मैथमेटिशियन रूट आर्यभट्टियम एंड शून्य सिद्धांता। इसके अलावा बराह मिहिर एक बहुत बड़े जो है खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। ही रोट पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता, ये दो जो है इनकी रचनाएं काफ़ी फेमस हुई। ब्रह्मगुप्त ने हिंटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मगुप्त ने हिंट किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन ब्रह्म सिद्धांता में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हिंट किया है, जो कि बाद में वही कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया। बाघभट्ट थे महर्षि बाघभट्ट। ही वॉज ए डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन और महर्षि बाघभट्ट को राजीव दीक्षित जो है आप जानते होंगे, जिनको का मतलब ट्रीचरसली देहांत हो गया था, किसी ने मार दिया उनको, काफ़ी फेमस हैं। उनका अभी भी यूट्यूब पे जो है वीडियो काफ़ी सर्कुलेट होता है। ये इनको फॉलो करते थे बाघभट्ट को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, बहुत सारी दवाइयाँ बताई, जीने का तरीका बताया था इन्होंने। धन्वंतरी was again very famous for his knowledge in आयुर्वेदा। धन्वंतरी। भास्कर जो थे ही रोट महाभाष्य एक पतंजलि की जो ग्रामर है उसमें उसके ऊपर बेस्ड है। एंड लघु भास्कर्या भी भास्कर ने लिखी है। कुछ लिटरेरी वर्क देख ले। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, काफ़ी फेमस। शूद्रक भी अगेन गुप्त पीरियड के ऑथर थे। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। भारवी ने लिखा कृत अर्जुनिया, और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कृत अर्जुनिया किसने लिखा है? भारवी ने। डांडिन ने लिखा है 10 कुमार चरितम और काव्य दर्शन। डांडिन ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरितम एंड काव्य दर्शन जो है डांडिन ने लिखा है। भाषा ने लिखा है, भाषा भी एक ऑथर थे। स्वप्न वंशवदत्तम चारुदत्ता, ये 2 रचनाएं भाषा की हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देवी चंद्रगुप्तम वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रचनाएं जो हैं, 2 रचनाएं विशाख दत्त से बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आता है विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र एंड हितोपदेश के रचयिता विष्णु शर्मा थे, ठीक है। पंचतंत्र
और हितोपदेश के रचयिता विष्णु शर्मा थे। इसके अलावा जो है आ जाता है अमर सिंह की अमर कोश। अमर सिंह की थे अमर कोश, ठीक है। अमर कोश जो रचना है ये अमर सिंह की थी। और ईश्वर कृष्णा ने लिखा सांख्य कनिका। ईश्वर कृष्णा ने लिखा सांख्य कनिका। वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्रा। और वत्साबाही ने रावण वध लिखा। बराह मिहिर की बहुत फेमस है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, जो कि हमने पहले भी देखा था कहीं पे, बराह मिहिर, ठीक है। बराह मिहिर की बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो ये कुछ लिटरेरी वर्क। अब आ जाता है इसके बाद का एक डायनेस्टी है पुष्यभूति डायनेस्टी, और वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। सो हर्षा जो था वो पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करता था। और पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, तो वो वेन सांग आया था। तो इसका ट्रिक है कि एच से हर्षवर्धना है और एच से ही वेन सांग है, ठीक है। ह से हर्षवर्धन, ह से वेन सांग। तो ये हर्षा बिलोंग करता था पुष्यभूति डायनेस्टी को, और इसने रूल किया था फ्रॉम थानेश्वर अपनी कैपिटल रख के। पुष्यभूति जो थे ये फ्यूडिटरी थे गुप्तास के, ठीक है। पुष्यभूति जो थे ये फ्यूडिटरीज थे, सामंत थे गुप्तास के। बाद में इन्होंने ही शासन किया। बट हैड एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर। हुण का जब इन्वेशन हुआ तो इनको मौका मिल गया और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिपेंडेंस अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट। प्रभाकर वर्धन जो था, जिसका पीरियड था 580 से लेकर 605 का, ही वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी का। ही वॉज सक्सीडेड बाई राज्यवर्धन। 605 से 606 एडी तक इसका शासन था राज्यवर्धन का। और कुछ घटनाएं हुई जिससे कि हर्षवर्धन को क्रोध आ गया और उसने बदला लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। खैर, हर्षवर्धन का पीरियड था 606 एडी से लेकर 647 एडी का हर्षवर्धन का पीरियड था। हर्षा ऑल्सो नोन एज शिलादित्य। हर्षा को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ही असेंडेड द थ्रोन। कब गद्दी पे बैठा, तो ये गद्दी पे बैठा 606 एडी में। हर्षवर्धना को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन जब गद्दी पे बैठा वो 606 एडी में बैठा था। एंड फ्रॉम दिस ईयर स्टार्टेड द हर्ष एरा। इसी साल हर्ष एरा स्टार्ट हो गया। हर्षा ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाई। एंड हर्षा के 3 जो है ड्रामा काफ़ी फेमस हैं, इसने खुद लिखी है। यह है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। फिर से बता दूं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। बाणभट्ट जो था ही रोट हर्षचरित। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखा था, हर्षचरित, कादम्बरी और पर्वती परिणय। ये 3 रचनाएं बाणभट्ट की है। हर्षचरित, कादम्बरी काफ़ी फेमस है, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि एच से वेनसांग और एच से हर्षवर्धन, तो वेनसांग जो है एक चाइनीज़ पिलग्रिम इंडिया आया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा। हर्षा ने इसे सम्मानित भी किया था। ही इन्फॉर्म्स अस दैट द रेवेन्यू ऑफ हर्षा वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, 1 फॉर किंग, 2 फॉर स्कॉलर्स, 3 फॉर ऑफिसर एंड 4 फॉर रिलीजियस पर्पस। जो भी आय था, रेवेन्यू था, जो भी जनरेट होता था रेवेन्यू हर्ष के काल में, उसे 4 भाग में बांट दिया जाता था। 1 भाग किंग ले लेता था, दूसरा भाग स्कॉलर्स के लिए दिया जाता था, तीसरा भाग जो था वो ऑफिसर्स जो कि काम काज में हेल्प करते थे, और चौथा रिलीजियस पर्पस के लिए रखा जाता था। हर्षा यूज टू सेलिब्रेट ए फेस्टिवल एट प्रयाग। हर 5 साल के बाद एक सेलिब्रेशन करता था हर्षा प्रयाग में, जो कि जहाँ पे बुद्धिज़्म की चर्चा होती थी। इन ईस्टर्न इंडिया ही फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम सैवाइट किंग। एक सैव किंग शशांक जो कि गौड़ा का शासक था, हु कट ऑफ द बोधि ट्री। बोध गया से इसी ने बोधि ट्री को काट दिया था। ये बार बार सवाल आता है। ये एक मतलब दुराचारी एक शासक था। हर्ष ने
डिफीट किया था ध्रुव सेना द्वितीय को, जो कि एक मैत्री का रूलर था बल्लभी का। हर्षा ने फर्दर चढ़ाई करी डेक्कन के कैंपेन के लिए कि भाई डेक्कन जीतूंगा, और इसका कैंपेन इसलिए फेल हो गया क्योंकि हर्षा को पुलकेशिन द्वितीय नामक एक किंग ने, जो कि चालुक्य किंग था वातापी का, इसने हरा दिया था। और एक बहुत बड़ी आयरोनिकल स्टेटमेंट आई थी, बात कही गई थी कि आफ्टर दिस बैटल हर्षा वाज नो मोर हर्षा, मतलब उसकी हंसी छीन गई थी। कन्नौज असेंबली काफ़ी फेमस हुई, जो कि 643 एडी में हुई थी। इट वाज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ वेनसांग। वेनसांग को ऑनर करने के लिए कन्नौज असेंबली हुई थी, कब? 643 एडी में। एंड टू पॉपुलराइज द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म के लिए ये किया गया था। अब आता है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपर्टाइट जो स्ट्रगल था वो काफ़ी फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इसमें 3 जो है तरफ से लड़ाइयाँ चल रही थी। एक पार्टी थी इसमें पालो की, सुपरमेसी के लिए लड़ाई चल रही थी, ठीक है, ताकि जो है पोजीशन किया जा सके कन्नौज का, ठीक है, इसके लिए लड़ाई चल रही थी पालों के बीच में, गुर्जर प्रतिहारों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में। फॉर द पोजीशन ऑफ कन्नौज, दैट इज प्रेजेंट डे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एट द एंड ऑफ 8th century, दिस इज नोन एज ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, पूछा जाता है बार बार। अब देख लेते हैं कुछ अदर डायनेस्टीज़ और उसके रूलर्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि 7th से लेकर 12th century के बीच में शासन किया इन्होंने। ठीक है, इनके बारे में वो सारी जानकारी ले लेते हैं, उनके फाउंडर, कैपिटल वगैरह, फेमस रूलर और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पाल रूलर आए, पाल डायनेस्टी आई ईस्टर्न इंडिया में। पाल डायनेस्टी खासकर बिहार बंगाल वाले रीजन में इसने शासन किया। कैपिटल था इनका पाटलिपुत्रा और गौर, दोनों इनका कैपिटल रहा है। फाउंडर था इसका गोपाल, 750 एडी में इसने फाउंड किया था पाल डायनेस्टी को। इसके फेमस रूलर हुए धर्मपाल, जिसने रिवाइव किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड भी किया था, और इसने डिफीट किया था राजा भोज, प्रतिहार के राजा भोज को हराया था। अमोघ वर्षा को भी हराया था, राष्ट्रकूटों का किंग था, और जीत लिया था इसने कन्नौज। इसके बाद जो फेमस रूलर आता है वो देवपाल आता है। देवपाल ने उड़ीसा और असम जीता था पालों के लिए। और महिकाला आता है, महिपाला होगा, काला नहीं महिपाला होगा। इसने जो है डिफीट किया था राजेंद्र चोला को, महिपाला ने। तो ये इसके फेमस रूलर्स हो गए। राजेंद्र चोला बहुत इम्पॉर्टेंट है चोल डायनेस्टी में। राजेंद्र चोला राज चोला का ये बेटा था राजेंद्र चोला। अदर फीचर क्या थे? दे ट्रेडेड विथ साउथ ईस्ट एशिया। उस समय जो है पाल डायनेस्टी ने ट्रेड किया साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि प्रेजेंट डे जो साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये सब कंट्रियाँ उनके साथ। एंड वेयर रिप्लेस्ड बाई सेनाज जो कि बंगाल में थे, इन्होंने इसको हरा दिया। फिर आती है एक डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। साउथ वेस्ट राजस्थान के एरिया में इसने शासन किया 733 से लेकर 1019 एडी तक। जोधपुर मालवा को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाए रखी थी। हरिचंद्रा इसका एक जो था फाउंडर था, हरिचंद्रा फाउंडर था। मिहिर भोज जो था ये वर्शिपर था विष्णु का। इसने जो है टाइटल एडॉप्ट किया था आदि वराह का टाइटल इसने एडॉप्ट किया था। दे ओरिजिनेटेड इन ज्ञानता रीजन ऑफ राजस्थान, जो कि साउथ वेस्ट राजस्थान में पड़ता है। जाती है वकाटक डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो था विंध्य शक्ति। बत्सगुमला और पौनार इसकी कैपिटल थी। डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में इसने शासन किया। प्रवर सेना वन जो था, इसने जो है 4 बार जो है अश्वमेघ यज्ञ किया है। इंपॉर्टेंट यही है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये इसने अपनी बेटी की शादी की थी, प्रभावती की शादी की थी वकाटक किंग रुद्रसेन के साथ। और ये रुद्रसेन जल्दी ही मर गया था। तो फिर प्रभावती जो देवी थी, प्रभावती जो कि बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसने इंडिपेंडेंट शासन ले लिया था। इसके बाद आता है ईस्टर्न गंग जो थे वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे।
इनकी जो कैपिटल थी कलिंग नगर कटक में हुआ करती थी। अनंतवर्मान छांदोंग देव इसके जो थे फाउंडर थे। नरसिंह देव जो था वन, इसने बिल्ड किया था सन टेम्पल एट कोणार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। गंग के द्वारा, गंग किंग नरसिंह देव वन के द्वारा सन टेम्पल कोणार्क में बनाया गया था। अनंत वर्मन ने बिल्ड किया था जूनागढ़ का, जगन्नाथ टेम्पल पुरी को। अनंत वर्मन ने जगन्नाथपुरी टेम्पल को बनाया था। तो गंगों का जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है उड़ीसा के लिए, और कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, इसके अलावा जगन्नाथपुरी का टेम्पल, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनके द्वारा बनाया गया था। फिर आते हैं ईस्टर्न के बाद वेस्टर्न गंग, ये जो है कोलार तलकल रीजन में इनका कैपिटल था। 350 एडी से 999 एडी तक शासन किया। फाउंडर था इनका कोंगनी वर्मन माधवा, और फेमस रूलर इनका हुआ दुनविरता। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जैन मोनूमेंट्स एट श्रवण बेलगोला में, इन्होंने बनाया था वेस्टर्न गंगज ने। कहते हैं सेनाज जो कि बंगाल में आए थे पालों को हरा के, ठीक है। इसका जो कैपिटल रहा वो विजयपुरा रहा। विजय सेना ने इसको फाउंड किया था, विजय सेना ने। इसके इम्पॉर्टेंट राजा हुए बल्लाल सेना और लक्ष्मण सेना। दे वर ओवरथ्रोन बाई देव डायनेस्टी ने इन्हें ओवरथ्रोन कर दिया। फिर आता है होयसलाज का डायनेस्टी। इसका जो कैपिटल था वो द्वार समुद्रा था, होयसला का द्वार समुद्रा। इसका फाउंडर था विष्णुवर्धन, एंड इसका फेमस जो रूलर हुआ वो वीर बल्लाल हुआ। ही डिफीटेड द चालुक्यन रूलर सोमेश्वर IV को हराया था वीर बल्लाल ने। होयसला आर्ट जो है एंड आर्किटेक्चर वाज ऑफ द हाई स्टैंडर्ड, एंड द माइन्यूट कार्विंग ऑफ होयसला टेम्पल इज देयर मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर। फिर आता है राष्ट्रकूटाज का जो पीरियड रहा वो था 750 एडी से लेकर 1142 एडी तक। मान्याखेत या फिर मालखेड़ जो है इनका कैपिटल हुआ करता था। दंती दुर्ग इसका फाउंडर था राष्ट्रकूटों का। ही वॉज अर्लियर सर्व द चालुक्य ऑफ बादामी, बट इसने जो है राष्ट्रकूटों का जो है फाउंडेशन रख दिया। अश्वघोष काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, किंग हुआ। इसने जो विक्रमादित्य, इसको कंपेयर किया जाता है, ही इज कंपेयर टू विक्रमादित्य इन गिविंग पैटर्नेज टू मेन ऑफ लेटर्स। विक्रमादित्य इसीलिए कहा जाता है इसको। इसने जो है फर्स्ट कन्नड़ा लैंग्वेज की पोइट्री लिखी थी जिसे बोला गया है कवि राजमार्ग। पहली कन्नड़ा पोइट्री लिखी इसने कवि राजमार्ग, एंड ऑल्सो रोट प्रश्नोत्तर मल्लिका। राष्ट्रकूटों को जो है क्रेडिट दिया जाता है काफ़ी सारे केव्स एलिफेंटा में बनाने के लिए, एलिफेंटा आइलैंड में। इट वाज डेडिकेटेड टू महेश, तिरुमूर्ति को डेडिकेट किया गया है, एंड काउंट एमंग द मोस्ट मैग्निफिसेंट आर्ट क्रिएशन ऑफ इंडिया। जो एलोरा की जो है एलिफेंटा केव्स जो है, एलोरा और एलिफेंटा जो है, कैलाश टेम्पल का भी स्थापना इन्होंने ही, राष्ट्रकूटों ने ही किया था। देखिए यहाँ पे राष्ट्रकूटों में लिखा गया कि कृष्ण द्वितीय जो था ही कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल एलोरा में, और ये टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में है कैलाश टेम्पल। कृष्ण तृतीय ने बनवाया था सेटअप पिलर्स ऑफ विक्ट्री एंड टेम्पल एट रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आते हैं पल्लवाज आते हैं। पल्लवों की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, कांची में, मॉडर्न डे कांची में। और इनका जो शासन था 560 एडी से लेकर 903 एडी तक था। इनका जो फाउंडर था वो था सिंह विष्णु इनका फाउंडर था। फेमस रूलर था नरसिंह वर्मन वन, और इसे ममाला भी बोला गया है। इसने 630 से लेकर 668 एडी तक शासन किया था। ही ऑक्युपाइड चालुक्यन कैपिटल एट वतामी, और इसी के बाद इसे वतापी कोंडा का भी टाइटल दिया गया है। तो सवाल बहुत आता है कि वतापी कोंडा का टाइटल किसे दिया गया है? नरसिंह वर्मन वन को। दे वेर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, ये हिंदुइज्म को भी विश्वास करते थे। बोथ चालुक्य एंड पल्लवा
tried to establish their supremacy over the land between कृष्णा एंड तुंगभद्रा के ऊपर सुपरमेसी की कोशिश करते रहे। फिर आता है चालुक्याज ऑफ बादामी, इनकी कैपिटल बतापी या बादामी थी, चालुक्याज ऑफ बादामी की। पुलकेशिन वन इनका जो था फाउंडर था, और पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने हर्षा को हराया था। जब डेक्कन का अपना कॉन्क्वेस्ट कर रहा था हर्षा, वहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से इसकी भिड़ंत हो गई और उसमें हार गया हर्षा। इसी के समय चाइनीज जो ह्वेनसांग आया था हर्षा के समय, वो इसके किंगडम को भी विजिट किया था, इसने चालुक्य ऑफ बादामी को भी विजिट किया था, और अपने यात्रा विवरांत में ट्रैवलॉग में इसने लिखा है इसके बारे में। मच ऑफ द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स वेर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चालुक्यास। फिर आते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य आते हैं। कल्याणी इनकी कैपिटल थी। इनका जो फाउंडर था वो था तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय इनका फाउंडर था। ही डिफीटेड द परमार किंग मुंज को हराया था तैलप द्वितीय ने। सोमवरा वन जो था, सोमवरा वन इसका फेमस रूलर हुआ। 1043 से लेकर 1068 एडी तक इसने शासन किया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मन्यखेत टू कल्याणी। विक्रमादित्य 4 भी इसका फेमस किंग हुआ। 1070 से 1126 तक शासन किया। ही स्टार्टेड द चालुक्य विक्रम एरा। बिल्हन जो था, बिल्हन जिसने राइट किया था, जिसने लिखा था विक्रम देवाचरित, विक्रम देवाचरित बिल्हन ने लिखा था। एंड मितक्षरा ऑन योग्य वलक्य स्मृति एडोन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य 4। फिर आता है यादवाज, यादवाज देवगिरी को कैपिटल बनाए हुए थे। भिलाना इसका फाउंडर था, भिलाना। रामचंद्रा इसका फेमस किंग हुआ। रामचंद्रा वाज डिफीटेड बाय मलिक काफूर, मलिक काफूर के द्वारा हराया गया था ये। सो यहाँ पे जो है एंशियंट इंडिया जो है कवर हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक होगा मिडिवल इंडिया से स्टार्ट करेंगे हम, चोलाज से। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।